कविता 2 साल पहले गांव से ठाणे आई थी। उसका पति राम प्रसाद ठेले पर छोटा मोटा सामान बेचता था। घनश्याम के घर में उसे किराए पर 2 छोटे छोटे कमरों का मकान मिल गया था। वहीं वह अपने 6 महीने के बच्चे और पति के साथ रहने लगी थी। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन जब राम प्रसाद ठेला लेकर सामान बेचने चला गया तो घनश्याम उसके घर में आया था। थोड़ी देर बाद इधर उधर की बातें करने के बाद उसने कविता को अपने आगोश में भरने की कोशिश की थी। जब कविता ने विरोध किया तो घनश्याम ने अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर उसके 6 महीने के बच्चे के सिर पर तान दी थी और कहा था, बोल क्या चाहती है? बच्चे की मौत और इसके बाद तेरे पति की बारी आएगी। कोई चारा ना देख रोती बिलखती कविता घनश्याम की बात मानती रही थी। यह सिलसिला 2 साल तक चलता रहा था। मौका देखकर घनश्याम उसके पास चला जाता था। एक दो बार कविता ने घर बंद कर चुपचाप अंदर ही पड़े रहने की कोशिश भी की थी, पर कब तक वह घर में बंद रहती। ऊपर से घनश्याम ने उसकी बेहुदा तस्वीर भी खींच ली थी, जिन्हें वह सभी को दिखाने की धमकी देता रहता था। इन हालात से बचने के लिए कविता ने कई बार अपने पति को घर बदलने के लिए कहा भी था, पर राम प्रसाद उसे यह कहकर चुप कर देता था कि ठाणे जैसे शहर में इतना सस्ता और महफूज मकान कहाँ मिलेगा। वह सब कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पाती थी। पर आज की धमकी के बाद चुप रहना मुमकिन नहीं था। 5 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती। 5 लाख तो क्या, उसके पास अभी 5,000 भी नहीं थे और उसे धमकी मिली है 5 लाख देने की। नहीं देने पर उसकी तस्वीर को उजागर करने की धमकी दी गई है। उसने अपने मोबाइल फोन में व्हाट्सएप पर उस तस्वीर को देखा। उसके नंगे बदन पर उसका मकान मालिक सवार होकर बेशर्मी की तरह सामने देख रहा था। साथ में धमकी भी दी गई थी कि इस तरह की अनेक तस्वीरें और वीडियो हैं उसके पास, अगर वो इज्जत प्यारी है तो रकम दे दो। यह व्हाट्सएप मैसेज उसके फोन पर आया था। उसकी मकान मालिक सारंगा के फोन से एक औरत होकर दूसरी औरत को वह कैसे इस तरह परेशान कर सकती है। अभी तक तो कविता यही जानती थी कि उसकी मकान मालिकिन सारंगा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। बस मकान मालिक घनश्याम और उसके बीच यह बात है, या फिर यह भी हो सकता है कि सारंगा के फोन से घनश्याम ने ही व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा हो। कविता अपने 3 साल के बच्चे को गोद में उठाकर मकान मालकिन से मिलने चल दी। वह अपने मकान मालिक के ही घर के अहाते में एक कोने में बने 2 छोटे कमरों के मकान में रहती थी। मकान मालकिन बरामदे में ही मिल गई। दीदी, यह क्या है? कविता ने पूछा। तुम्हें नहीं पता? 2 साल से मजे मार रही हो और अब अनजान बन रही हो, मकान मालकिन ने बोली। लेकिन मैंने क्या किया है? घनश्याम जी ने ही तो मेरे साथ और जोर जबरदस्ती की है। मुझे कहानी नहीं सुननी। 5 लाख रुपए दे दो, मैं सारी तस्वीरें हटा दूंगी। दीदी, आप एक औरत होकर फालतू बातें करने का वक्त नहीं मेरे पास। मैं 2 दिन की मोहलत दे रही हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ से? बस अब तू जा, 2 दिन बाद ही आना, अपना मुंह दिखाना। अगर मुंह दिखाने के काबिल रहेगी तब। कविता परेशान सी अपने कमरे में वापस आ गई। कविता की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इतने पैसे जुटाना उसके बस में नहीं था। या ठीक है कि राम प्रसाद ने मेहनत कर काफी पैसे कमा लिए हैं, पर इस लालची की मांग कब तक पूरी करते रहेंगे? फिर पैसे तो राम प्रसाद के खाते में हैं, एक दुकान लेने के जुगाड़ में है। जब राम प्रसाद को यह बात मालूम होगी तो वह उसे ही कसूरवार ठहराएगा। राम प्रसाद रोजाना दोपहर 2 बजे ठेला लेकर वापस आ जाता था और खाना खाकर 1 घंटा सोता था, मुन्ने के साथ खेलता, फिर दोबारा 4 बजे थैला लेकर निकलता और रात 9 बजे के बाद आता था। आज खाना नहीं बनाया क्या? राम प्रसाद की आवाज सुनकर कविता चौंक पड़ी। वह कुछ देर राम प्रसाद को उदास आंखों से देखती रही, फिर फफक कर रो पड़ी। क्या हुआ? कोई बुरी खबर मिली है क्या? घर पर तो सब ठीक है ना? राम प्रसाद ने पूछा। जवाब में कविता ने व्हाट्सएप पर आई तस्वीर को दिखा दिया और सारी बात बता दी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? राम प्रसाद ने पूछा। कविता हैरान थी कि राम प्रसाद गुस्सा न कर हमदर्दी की बातें कर रहा है। इस बात से उसे काफी राहत मिली थी। उसने सारी बातें राम प्रसाद को बताई कि किस तरह घनश्याम ने मुन्ने के सिर पर रिवॉल्वर सटा दिया था और उसे भी मारने की बात कर रहा था।
राम प्रसाद कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, इसमें तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी है कि तुमने पहले ही दिन मुझे यह बात नहीं बताई। खैर, बेटे और पति की जान बचाने के लिए तुमने ऐसा किया, पर इनकी मांग के आगे झुकने का मतलब है जिंदगी भर इनकी गुलामी करना। मैं अभी थाने में रिपोर्ट लिखवाता हूँ। राम प्रसाद उसी वक्त थाने जाकर रिपोर्ट लिखा आया। जैसे ही घनश्याम और उसकी पत्नी को इसकी भनक लगी, वह घर बंद कर फरार हो गए। कविता ने रात में राम प्रसाद से कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी की कोई बात ही नहीं है। तुमने जो कुछ किया है अपने बच्चे और पति की जान बचाने के लिए किया। गलती बस यही कर दी तुमने कि इस बात को सही समय पर मुझे नहीं बताया। अगर पहले ही दिन मुझे बता दिया होता तो 2 साल तक तुम्हें यह दर्द ना सहना पड़ता। कविता को बड़ा फक्र हुआ अपने पति पर, जो इन हालात में भी इतने सुलझे तरीके से बर्ताव कर रहा था। साथ ही उसे अपनी गलती का अफसोस भी हुआ कि पहले ही दिन उसने यह बात अपने पति को क्यों नहीं बताई थी। उसने बेफिक्र होकर अपने पति के सीने पर सिर रख दिया। कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।